नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 10 परिवारों का किया मौके पर निपटारा। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार करे 1930 पर कॉल। SC ST वर्ग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए MSME के द्वारा कार्यशाला आयोजित। महाभारत कालीन पहाड़ी माता के दर्शन करने से होती हैं भक्तों की सभी मन्नतें पूरी। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। और अब कुछ खबरें फटाफट। प्रदेश के सिंचाई तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी के प्रयासों से हल्का तोशाम क्षेत्र में अनेक माइनरों के जीर्णोद्धार कार्यों की सौगात मिली है। किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा जल प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न नहरों, माइनरों, पुलों और पाइपलाइन परियोजनाओं पर करीबन 33.78 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। SDM संदीप कुमार ने अपने कार्यालय में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुरूप मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। यह कार्य निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से समयबद्ध तरीके से किया जाना है। ऐसे में पुनरीक्षण कार्य में नियुक्त सुपरवाइजर्स और BLO का सहयोग करें। जिला भाजपा कार्यालय में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस राजनीतिक व वैचारिक कार्यक्रम में भाजपा हरियाणा के संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। जन कल्याण के कार्यों में अग्रणी संस्था JCI भिवानी स्टार द्वारा आम जन को राहत देने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए 2 बड़े अभियानों की शुरुआत की गई है। संस्था द्वारा जहां राहगीरों के लिए शीतल पेय पदार्थ का प्रबंध किया गया, वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। संत कबीर की 629वीं जयंती की पूर्व संध्या पर हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति तथा रिटायर्ड कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वावधान में एक विशेष विचार गोष्ठी का आयोजन 28 जून को किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य संत कबीर के जीवन दर्शन, सामाजिक चेतना, वैज्ञानिक सोच तथा मानवीय मूल्यों को वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाना और उनके विचारों की समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा करना है। वार्ड नंबर 24 एवं 27 के नागरिक इन दिनों गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। क्षेत्र में पानी की अनियमित एवं बाधित आपूर्ति के कारण आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में वार्ड नंबर 27 के पार्षद गोविंद राम और बिल्लू बादशाह ने जन स्वास्थ्य विभाग से तत्काल प्रभाव से समस्या के समाधान की मांग की। कस्बा तोशाम स्थित वीर शहीद ईश्वर सिंह राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चल रहे समर कैंप का समापन हो गया है। 20 जून से शुरू हुए इस विशेष शिविर में विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, रचनात्मकता और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए विभिन्न गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस के निर्माण के नाम पर किसानों की बेशकीमती जमीनों को कोड़ियों के भाव हड़पने के विरोध में तोशाम के SDM कार्यालय के सामने चल रहा अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को 11वें दिन भी जारी रहा। ग्राम स्वराज किसान मोर्चा और पावर ग्रिड बनाम किसान संघर्ष समिति के बैनर तले एकजुट हुए किसानों ने प्रशासनिक तानाशाही के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित गैर शिक्षक विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रांत अधिवेशन 28 जून को कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया। यह अधिवेशन क्षेत्रीय संगठन मंत्री सोहन लाल गुप्ता, प्रांत महामंत्री हवा सिंह महला सहित अन्य प्रांत पदाधिकारियों और प्रांत संयोजक रणवीर सिंह बांगरवा की अध्यक्षता में होगा। पंचनद शहीदी स्मारक के निर्माण में लगभग 1 दशक से हो रही देरी को लेकर अब पूरे हरियाणा का पंजाबी समाज खुलकर आवाज उठाने लगा है। अरोड़ा विकास मंच के नेशनल विस्तारक सुरेश अरोड़ा ने पंचनद स्मारक ट्रस्ट की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा
कि समाज की भावनाओं और करोड़ों रुपयों के योगदान के साथ अन्याय किया गया है। भिवानी के लोगों को बेहतर, आधुनिक और विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड ने भिवानी शहर में अपने फाइबर टू द होम नेटवर्क विस्तार अभियान को युद्ध स्तर पर तेज कर दिया है। यह डिजिटल कनेक्टिविटी विस्तार अभियान के तहत शहरों के घरों में, दुकानों, कार्यालयों, स्कूल्स, कॉलेजेस और व्यावसायिक संस्थानों तक हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राजेश नागर ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 13 परिवादों की सुनवाई की, जिनमें से 10 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि 3 मामलों में जांच के आदेश दिए गए। मंत्री राजेश नागर ने कहा कि प्रदेश में खाद्य वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 15 जुलाई तक 4000 नए डिपो आवंटित किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि फिरौती मांगने के मामलों में हरियाणा पुलिस शिकायतों के आधार पर कार्यवाही कर रही है। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री राजेश नागर ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में अनाज वितरण व्यवस्था पहले से बेहतर होगी। पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न परिवाद सुनने के बाद खाद्य वितरण व्यवस्था के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने इस मौके पर रखे गए 13 परिवादों में से 10 का मौके पर निपटान किया तथा 3 मामलों की जांच के आदेश दिए। उन्होंने नर्स द्वारा गर्भवती के बच्चा पैदा होने के समय लापरवाही के मामले में नर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए। वहीं एक अन्य मामले में डाक विभाग के अधिकारियों के सुनवाई के दौरान न पहुंचने पर उन्हें शो काज नोटिस जारी करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की भांति अब की बार भी मानसून की तैयारियां पूरी की जा रही हैं, कहीं भी जल भराव ना हो ऐसी स्थिति पैदा होने से रोकी जाएगी तथा जहां भी कार्य अधूरा है वहां पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। हो चुका है और 3 परिवाद अभी रहे और जिस तरह से पिछली बार 17 थे, 4 पहले में से थे और 9 नए इसमें परिवाद। मानसून आने वाला है सर, 30 तारीख जो है 30 जून रखी गई थी, मुकर्रर की गई थी तारीख। तो काम पूरे हरियाणा में हो जाएगा। 60% काम अभी तक ये बताया गया है ड्रेन्स की सफाई का, हालांकि भिवानी में गति तेज है, लेकिन दूसरे जिलों की अगर बात करें तो वहाँ जो है स्थिति बेहद अभी जो है, क्योंकि 60% काम हुआ है। देखो, मानसून की तैयारी पहले से ही कर दी जाती है और सभी जो भी जिले के अधिकारी हैं और डिपार्टमेंट्स हैं उनको पहले से निर्देश दे दिए जाते हैं कि भाई मानसून आने से पहले जो भी उससे रिलेटेड काम है उनको पूरा किया जाए। अगर कहीं रह भी गया है तो उसको जल्दी पूरा कर दिया जाए। सर, आज एक डिपार्टमेंट में जो डाक विभाग का एक कर्मचारी नहीं आया था, उस पर एक्शन लिया है। एक नर्स का मामला था, उस पर एक्शन लिया। किस प्रकार की लापरवाही, क्या एक्शन लिया है? देखो, जैसे वो डाक विभाग के जो अधिकारी नहीं आए उनको शो कॉज नोटिस के लिए बोल दिया गया और जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई भी की जाएगी। और जो नर्स वाला मैटर है उसमें रिपोर्ट भी कमीशन की आ चुकी है और उसमें उनकी लापरवाही दिखाई दी और उसी के लिए ही एसपी साहब को और कह दिया गया कि भाई जो भी एक एफआईआर उनके खिलाफ किया जाए और जो भी कार्रवाई बनती है कार्रवाई भी की जाए। सर, आयुष्मान के एक नोडल अधिकारी को सस्पेंड किया के आदेश दिए थे, लेकिन आज उस मामले में नाम आया। देखो, जो उन्होंने पिछली बार जो सच्चाई थी वो निकल के नहीं आई थी और अब जैसे रिकॉर्डिंग जो दिखाई गई, सुनाई गई, उसमें लगात की भाई जो शिकायत करता है उसकी जो बात सही नहीं थी और वो एक तरह से ब्लैकमेलिंग ही कर रही थी, तो उसी के तहत उसको वार्निंग देकर छोड़ दिया गया और जो सच्चाई है अब निकल कर आई। सर, एलपीजी विभाग से एलपीजी जो है फिलहाल क्या उसकी व्यवस्था सुचारू हो जाएगी? क्योंकि अभी सोशल मीडिया कह रहा है कि जो 25 दिन की समय सीमा था उसको समाप्त कर दिया गया है, व्यवस्थाएं ठीक होगी। तो आपका डिपार्टमेंट है खाद्य विभाग क्या कहेंगे? देखो, पहले भी अगर जब ये युद्ध की स्थिति के बाद भी कहीं से भी कोई शिकायत एलपीजी की नहीं आई, क्योंकि कहीं से भी कोई एलपीजी की कमी नहीं रही और जिस तरह से अब हालात सुधर रहे हैं और सुधर जाएंगे तो उसके बाद फिर से एक बैठक की जाएगी और ये केंद्र डिसाइड करता है कि भाई इसकी सप्लाई कैसे हो, कहाँ और किस तरह से। 25 दिन पहले अप्लाई कर सकेंगे सर? अभी ये जो डिसीजन केंद्र लेता है, जैसे डिसीजन आएगा सबको सूचित कर दिया। अपराध को लेकर काफ़ी सवाल उठते हैं। भिवानी में एक नेता को धमकी मिली है, कांग्रेस की विधायक ने उनसे
हरियाणा में साइबर ठगी के मामलों पर अब पहले से ज्यादा तेजी से कार्यवाही होगी। 1 लाख रुपए या उससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत पर अब स्वतः ही E0 FIR दर्ज की जाएगी। डीजीपी अजय सिंघल ने बताया कि हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत मिलते ही उसे सीधे E0 FIR में बदलकर जांच शुरू कर दी जाएगी, जिससे पीड़ितों को त्वरित राहत और धनराशि की रिकवरी की बेहतर संभावना मिलेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि 1930 पर सूचना देते ही तुरंत बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से फोल्डर ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके उपरांत डिजिटल एविडेंस, बैंक अकाउंट डिटेल्स और एक्स केयर का पता लगाने की कार्रवाई की जाती है। हरियाणा राज्य में 1 लाख से ज्यादा साइबर फ्रॉड केसेस प्रतिवर्ष तकरीबन 5000 के करीब रिपोर्ट होते हैं। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रगति पोर्टल की समीक्षा में सभी राज्यों को इस प्रणाली को डेवलप करने के लिए इंप्लीमेंट करने के आदेश दिए हैं। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि यदि किसी भी प्रकार की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार वो होते हैं तो तुरंत समय गवाए बिना 1930 पर कॉल करें या cybercrime.com इन पर शिकायत करें। पेट्रोल क्राइम के मामले में हर मिनट सेकंड महत्वपूर्ण होता है। आपकी तुरंत सूचना देते ही धनराशि बढ़ाने और अपराधियों को कानून के कटघरे तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। सभी नागरिकों के लिए साइबर क्राइम संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना। साइबर क्राइम धोखाधड़ी के मामलों पे समय पर कार्रवाई करना बहुत ही आवश्यक है। अभी तक 1930 पर प्राप्त साइबर संबंधित सभी कंप्लेंटों को संबंधित थानों में भेजा जाता था, जिसमें कुछ समय लग जाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हरियाणा पुलिस ने 1930 प्रणाली में कंप्लेंट को तुरंत E0 FIR में कन्वर्ट करने की व्यवस्था की है, ताकि तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा सके। इस प्रणाली के अंतर्गत 1 लाख रुपए से अधिक की साइबर धोखाधड़ी के मामलों को तुरंत E0 FIR में कन्वर्ट करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए संबंधित थानों को भेज दिया जाएगा, ताकि जांच और इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू की जा सके। यहाँ पर मैं यह भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि 1930 पर सूचना देते ही हम तुरंत बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से फंड्स होल्डर ब्लॉक करा देते हैं। इसके उपरांत डिजिटल एविडेंसेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स और अक्यूज का पता लगाने की कार्रवाई की जाती है। हरियाणा राज्य में 1 लाख से ज्यादा के साइबर फ्रॉड केसेस प्रतिवर्ष तकरीबन 5000 के करीब रिपोर्ट होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रगति पोर्टल की समीक्षा में सभी राज्यों को इस प्रणाली को डेवलप करने व इम्प्लीमेंट करने के निर्देश दिए हैं। भिवानी में SC/ST वर्ग में उद्यमी तैयार करने के लिए MSME द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 120 से अधिक उद्यमियों और युवाओं ने भाग लेकर सरकारी खरीद, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार SC/ST उद्यमियों को बिना गारंटर के 10 लाख से लेकर करोड़ों रुपए तक के ऋण उपलब्ध करवा रही है तथा सरकारी खरीद में उनकी न्यूनतम 4% भागीदारी सुनिश्चित की गई है। कार्यक्रम में लाभार्थियों ने कहा कि योजना के माध्यम से प्राप्त सहायता ने उन्हें स्वरोजगार अपनाने और दूसरों को रोजगार देने में सक्षम बनाया है। कार्यशाला में नेशनल SC/ST हब आगरा के प्रभारी AK श्रीवास्तव व डिक्की हरियाणा के अध्यक्ष महावीर सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों व विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के लिए जो भी खरीद होती है उसका 25% पब्लिक सेक्टर से खरीदना होता है तथा पब्लिक सेक्टर में होने वाली खरीद का 4% SC/ST वर्ग के उद्यमियों से खरीदना अनिवार्य है, ताकि इस वर्ग के लोग उद्यमशीलता में आगे आ पाएं तथा समाज की मुख्य धारा से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभा सके। यह खरीद विभिन्न पावर ग्रिड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा विभिन्न PSU के माध्यम से होती है। इस खरीद में 150 प्रकार के प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे उद्यमियों को MSME द्वारा 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के ऋण भारत सरकार द्वारा बगैर किसी गारंटर के दिए जाते हैं तथा कुछ मामलों में यह ऋण 15 करोड़ तक भी उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा सब्सिडी का लाभ भी अलग अलग नियमों के अनुसार उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय का लक्ष्य केवल नीतियां बनाना नहीं बल्कि धरातल पर समाज को सशक्त बनाना है, ताकि वे नौकरी गंवाने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। वहीं लाभार्थी उद्यमशील महेंद्र बिथनोई ने बताया कि उन्होंने इस योजना के तहत 11 लाख रुपए का ऋण लिया था तथा वे आज अपना खुद का उद्योग चला रहे हैं। मेरा नाम महेंद्र सिंह बिदनोई है और मैं MS एंटरप्राइज का ओनर हूँ। मैंने
पिछले दिनों लगभग 2 साल पहले इसी स्कीम के तहत एक लोन अप्लाई किया था और 11 लाख रुपए का मेरा लोन हुआ था। 3 लाख रुपए उसके अंदर सब्सिडी आई थी। और मैं यहाँ पर और भी मेरे जो साथी हैं, SC समुदाय से हैं, ST समुदाय से, OBC समुदाय से हैं, चाहे वो विकलांग हैं, उन लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ कि भाई आप आइए इसमें जो ये डिपार्टमेंट के लोग हैं इनसे आप संपर्क करें और जो भारत सरकार की जो स्कीमें हैं उनका बेनिफिट उठाएं। भारत सी स्कीमें मेन है जिनका लाभ उठा पाए, जैसे डिक्की के लोग हैं वो कहते हैं जैसे PMAGP है, PMAGP के तहत बहुत बड़ी बड़ी जो लोन देते हैं वो बगैर किसी गारंटी के होते हैं। लेकिन पहले एक दिक्कत आती थी कि जब कोई अपनी फाइल लेकर के बैंक के पास जाता तो बैंक सबसे पहले ये पूछता था कि आपके पास लोन भरने के लिए आगे का रास्ता क्या है, आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी देखता था। आज भारत सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि आप 10 लाख रुपए से लेकर के, जैसे मान ले साहब ने बताया 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन देता है। तो वो भारत सरकार को बैंकों ने बाध्य कर रखा है कि महिला को और SC ST को आप बगैर किसी गारंटी के लोन दो। क्योंकि जिस प्रकार जैसे मान ले बड़े बड़े जो लोग हैं, उद्योगपति बड़े बड़े जो लोग हैं, जो आप अलग से किसी समुदाय के, उनके पास पैसा है, प्रॉपर्टियां हैं, वो प्रॉपर्टी को आगे करके लोन ले लेते हैं, उनका बेनिफिट उठाते हैं। और हमारे जो लोग हैं मतलब जो अनुसूचित जाति के, वो उन फैक्ट्रियों में मजदूर बन के रह जाते हैं। तो आज जो भारत सरकार की जो स्कीमें हैं, उस स्कीमों के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को लघु उद्योग के मालिक बनने का मौका दिया गया है। देखिए, जो आज का ये कार्यक्रम है ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ MSME का है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का है। उसके अंतर्गत हमारा डिपार्टमेंट आता है नेशनल SC ST हब, जिसकी स्थापना 2016 में अपने ऑनरेबल PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इस ऑब्जेक्टिव के साथ की थी कि जो हमारे SC ST उद्यमी हैं वो भारत सरकार के प्रोक्योरमेंट में उनकी हिस्सेदारी बढ़े। इसके लिए गवर्नमेंट की एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, जिसमें पॉलिसी में यह है कि 25% जितने पब्लिक सेक्टर हैं जो प्रोक्योरमेंट करते हैं वो माइक्रो स्मॉल से करेंगे। उस 25% का 4% SC ST के लिए रिजर्व है कि 4% वो परचेज जो भी करेंगे वो SC ST उद्यमी से करेंगे और 3% वुमेंस के लिए है। ये है पूरा एक ऑब्जेक्टिव। देखिए, भारत सरकार SC ST हब MSME डिपार्टमेंट के तहत ये प्रोग्राम हो रहा है। हरियाणा में दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की हरियाणा की टीम इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। भारत सरकार ये चाहती है कि छोटे छोटे शहरों के भी एंटरप्रेन्योर्स वो भारत सरकार की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ हैं या जो उनकी PMGP स्कीम्स हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स हैं या फिर जितने भी PSUs भारत सरकार के हैं, उनके साथ मिलकर SC ST एंटरप्रेन्योर्स भारत सरकार की पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाएं। ये प्रोग्राम उसके लिए है। देखिए, क्या होता है कि अवेयरनेस की वजह से हम लोग जब अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं या कोई भी व्यापार का सेटअप करते हैं तो हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है कि हम क्या प्रोडक्ट बनाएं। उसके बाद जब प्रोडक्ट बनाने की हमें पहचान होती है, वो भारत सरकार का MSME डिपार्टमेंट आपको गाइड करता है। उसके बाद ज़रूरत पड़ती है कि वो प्रोडक्ट को बेचेगा कैसे, वो भी भारत सरकार आपके तहत पड़ी है। क्योंकि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आपके न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आपके भारत BHEL, आपके पावर ग्रिड, आपके इंडियन ऑयल्स, जितने भी PSUs हैं वो आपकी मदद करती हैं कि भाई क्या क्या हमारे पास जो जैम पोर्टल के थ्रू वो लोग परचेज करते हैं। 100-150 के आसपास के जो प्रोडक्ट्स हैं जो उसमें दिखाते हैं, और उसमें सर्विस इंडस्ट्री भी कुछ ले रखी है। अब तीसरा आता है फंड की रिक्वायरमेंट। तो भारत सरकार का चाहे PMGP स्कीम्स हो, चाहे आपके वेंचर कैपिटल फंड्स हो, तो भारत सरकार ने हर बैंक को, एक महिला को और एक SC ST को लोन देने के लिए वादित किया हुआ है कि वो इनको प्रमोट करेंगे, उनकी मदद करेंगे ताकि उनका व्यापार बढ़े। भिवानी के गांव पहाड़ी स्थित प्रसिद्ध पहाड़ी माता मंदिर अपनी धार्मिक मान्यताओं और भव्यता के कारण श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मंदिर को महाभारत काल से जुड़ा माना जाता है और यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पुजारी सुरेंद्र शास्त्री ने बताया कि मंदिर के गुंबद सोने के बने हुए हैं और यह उत्तर भारत का अपनी तरह का अनूठा मंदिर है। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ माता की आराधना की थी
और माता ने उन्हें दर्शन दिए थे। पुजारी सुरेंद्र शास्त्री ने बताया कि मंदिर में सीसीटीवी, सुरक्षा गार्ड और पुलिस व्यवस्था के साथ श्रद्धालुओं के लिए 52 धर्मशालाएं भी हैं। गांव पहाड़ी के माता मंदिर के पुजारी सुरेंद्र शास्त्री ने बताया कि मंदिर की सुरक्षा के लिहाज से पूरे मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यहां तक कि गर्भगृह में भी 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके अलावा मंदिर में 6 सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए गए हैं और 2 पुलिस कर्मचारी हमेशा तैनात रहते हैं। गर्भगृह में माता की 2 मूर्तियां हैं, जिनमें से एक महाभारत कालीन है, वहीं दूसरी 100 से 150 साल पुरानी है। इसके अलावा मंदिर में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी अलग से स्थापित की हुई हैं। पुजारी ने दावा किया कि पूरे विश्व में किसी देवी का ऐसा मंदिर नहीं है जिसका गुंबद सोने का हो। उत्तरी भारत का तो यह प्रथम दर्शनीय मंदिर है। श्रद्धालु यहाँ जो अपनी इच्छा व मनसा लेकर आते हैं, उनकी इच्छा पूरी होती है। लोग रोते बिलखते हुए आते हैं और प्रसन्न होकर जाते हैं। नवरात्रों में यहाँ पर बड़ा मेला लगता है। काफी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के चारों कोनों से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा नेपाल, भूटान, अमेरिका से लोग यहाँ पर आते हैं। पूरे पहाड़ पर कुल 52 धर्मशालाएं बनाई हुई हैं, जिनमें निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्था माता रानी की कृपा से की गई है। जी, जय पाणी माता की। सुरेंद्र शास्त्री मेरा नाम है। जो मंदिर है उसका इतिहास किस तरह का रहा, कब स्थापना हुई थी, क्या? देखिए, बताया जा रहा है कि जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ था, उस समय 1-2 रात उन्होंने यहाँ पर पहाड़ पर बिताई थी। उन्होंने माता रानी की पूजा अर्चना की, तो माता रानी प्रसन्न होकर अपना स्वरूप, जो ये स्वरूप है, ये प्रकट हुआ। और उसके बाद में इस प्रतिमा को भी लगभग 100 वर्ष हो गए और शेष लोगों ने जो है इसको प्राण प्रतिष्ठित करवा के स्थापित किया गया। हाँ, सोने की बात आती है तो यहाँ पर सोना जो है 52 किलो सोना लगभग बताया जा रहा है। और चारों तरफ ये दीवार पर जो प्लेट लगी है सब चांदी की हैं, दरवाजे चांदी के हैं। और चांदी के बारे में नहीं पता सर कितना लगा हुआ है। कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट तो निरंतर बढ़ती जाती है, घटती जाती है, घटती बढ़ती धातु है, इसके बारे में नहीं कह सकते। श्रद्धालु आते हैं उनका किस तरह क्या? श्रद्धालु देखिए, जिस भाव से यहाँ पर पहुँचते हैं, जिस मनसा से पहुँचते हैं, तो उसी प्रकार से माता रानी उनको जहाँ पर संतुष्ट करके प्रसन्न करके भेजती है। रोते हुए बिलखते हुए यहाँ पर लोग आते हैं। पूरे हिंदुस्तान, यहाँ पे भारत से चारों कोनों से लोग आते हैं, विदेशों तक भी लोग यहाँ पर अपनी मनसा लेकर आते हैं। और फिर उनके भाव से प्रसन्न होकर माता रानी जो है ना आशीर्वाद स्वरूप उनको प्रसन्न करके यहाँ पर उनको आशीर्वाद देती है और उनकी इच्छाएं पूरी होती है। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन के बैनर तले बिजली कर्मचारियों का 2 दिवसीय धरना संपन्न हो गया। कर्मचारियों ने एग्री डिस्कॉम के गठन, निजीकरण की नीतियां तथा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष जताया। यूनियन के सर्कल सचिव मनोज बल्लू बामला ने आरोप लगाया कि एग्री डिस्कॉम का गठन किसानों और कर्मचारियों के हित में नहीं है तथा इसके माध्यम से बिजली क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो 30 जून को भिवानी में प्रदर्शन किया जाएगा तथा 2 जुलाई को अंबाला में बिजली मंत्री के आवास का घेराव भी किया जाएगा। यूनियन के सर्कल सचिव मनोज बल्लू बामला ने अपने संबोधन में सरकार के मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने एग्री डिस्कॉम के गठन को किसानों और कर्मचारियों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जो एग्री डिस्कॉम बनाए जा रहे हैं वे ना तो देश के अन्नदाता किसानों के हित में हैं और न ही दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले बिजली कर्मचारियों के हित में है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बिजली क्षेत्र का निजीकरण इसी तरह से जारी रहा तो आने वाले समय में आम जनता और उपभोक्ताओं को भी भारी परेशानियों और बेतहाशा महंगी बिजली खरीदने का सामना करना पड़ेगा। वहीं सर्कल सचिव ने कहा कि अगर सरकार वास्तव में इन वर्गों की भलाई चाहती है तो उसे तुरंत बिजली निगम में पक्की और स्थायी भर्ती शुरू करनी चाहिए। इससे न केवल विभाग सुचारू रूप से चलेगा बल्कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भी सम्मानजनक रोजगार के अवसर मिलेंगे। कर्मचारियों ने साफ किया कि वे अपने अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेंगे। बलून ने सरकार के विपक्ष समक्ष यूनियन के 14 सूत्रीय मांग पत्र को दोहराते हुए तुरंत इन्हें लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों में कैशलेस मेडिकल सुविधा, जोखिम भत्ता, बिजली विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द करने और कर्मचारियों को पक्का करने की सहित मांगे हैं। आज का जो प्रदर्शन है वो हमारा पूरा हरियाणा प्रदेश में डिवीजन स्तर पर प्रोग्राम है। कल भी हमारा डिवीजन स्तर पर प्रोग्राम था। इसका मतलब क्या है, जो हमारी डिमांडें थी, हमने एसीएस पावर के साथ भी हमारी केंद्रीय वार्ता समिति ने मीटिंग कर ली। उसके बाद भी निगम मैनेजमेंट और सरकार किसी भी कर्मचारी कोई भी समस्या दूर करने के लिए तत्पर नहीं है, न वो चाहती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ
एग्री डिस्कॉम एक 5वीं कंपनी बिजली बोर्ड में उतारी जा रही है। पहले इस प्रकार से 4 कंपनियां बनाई थी। इसका मतलब डिस्कॉम को उतारना न तो वो कर्मचारी हित में है न किसानों के हित में है। जिस कंपनी की सब्सिडी जिस एग्रो कंपनी को उतारे हैं वो किसानों के लिए उतारे हैं, जिसकी सब्सिडी लगभग 6000 करोड़ रुपए पर साल की 5400 करोड़ रुपए आज घाटा है, वो सारा डिस्कॉम को दिया जाएगा तो वो कैसे चल पाएगी, कहाँ से उसके तनख्वाह दे पाएंगे? ये कोई नहीं, ये इस महकमे को बेचना चाहते हैं, निजीकरण करना चाहते हैं। आने वाले समय में किसानों को भी देना चाहते हैं कि आपकी जो सब्सिडी 10 रुपए से यूनिट की कर रखी है, ये भी आने वाले समय में खत्म करने का काम करेंगे। मैं जी यशदीप दलाल यूडीसी सब डिवीजन नंबर 2 से आज बिजली बोर्ड के सभी कर्मचारी सर्कल लेवल पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि सरकार के विरुद्ध है। आने वाले समय में हम सरकार के साथ टक्कर लेकर इनका जोरदार विरोध करेंगे। जो इनकी नीतियां हैं, कैशलेस बंद कर रखी इन्होंने जो कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रखा है, जो नए लंब भर्ती हो रखे हैं, 2 साल से पहले उम्र जाते हैं, उनके अलावा इनकी कोई पॉलिसी नहीं बना रखी, जिससे कर्मचारियों में बहुत विरोध है। आने वाले समय में हम सरकार के साथ टक्कर कंधा से कंधे मिलाकर टक्कर। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 10 परिवारों का किया मौके पर निपटारा। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार करे 1930 पर कॉल। SC ST वर्ग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए MSME के द्वारा कार्यशाला आयोजित। महाभारत कालीन पहाड़ी माता के दर्शन करने से होती हैं भक्तों की सभी मन्नतें पूरी। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हाल।